नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं CGPSC मैपोलॉजी में। आज हम संविधान के बारे में थोड़ा सा संविधान का परिचय देंगे कि हमारा भारत का जो संविधान है उसका विकास किस तरह हुआ और संविधान में हमें किस किस चीज़ों को पढ़ना होता है। तो देखिए मैं आपके लिए इस स्लाइड लेके आया हूँ। संवैधानिक विकास पढ़ना होता है आपको, जो बहुत ज़रूरी है, जिनमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और संविधान के कौन कौन से भाग किस किस देश के संविधान से लिए गए हैं वो देखना है हमें। और आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे हम जो संविधान के जो भाग होते हैं, कितने भाग हैं। टोटल 22 भाग होते हैं, 22 भाग होते हैं और 12 अनुसूचियाँ होती हैं। कुल 395 अनुच्छेद होते हैं। तो हमें पूरे के पूरे अनुच्छेद याद करने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हें हमें याद करना होता है। और इस भाग के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा वो सारी चीज़ें आपको एक लेआउट की तरह मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास शुरू होता है 1773 से, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है। तो क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा नुकसान में चलती है और उन्हें अपने कंपनी को फिर से प्रॉफिट में लाने के लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, ब्रिटेन के क्राउन से हेल्प मांगती है। और जैसे ही क्राउन उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, तो ईस्ट इंडिया को रूल करने के लिए ईस्ट इंडिया का जो व्यापारिक साठगांठ है वो क्राउन के साथ किस तरह चलेगा, इसके लिए उन्होंने एक नियम लेके आया जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ दिख रहा है रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब किसी को रेगुलेट करना। तो यहाँ से शुरू होता है संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जिसे हम पढ़ेंगे, इसमें इसी के तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमारा संवैधानिक विकास शुरू होता है। उसके बाद आगे चलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हमें पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रहती हैं उन कमियों को दूर करने के लिए पीट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है, जो होता है 1784 में। देखिए, इन सब चीज़ों को मैंने एक साथ लिख दिया है ताकि आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाए कि जब 1700 चलते रहता है तो उस समय टोटल 3 एक्ट आए, और जब सन 1800 चलता है तो उस समय कुल 5 एक्ट आते हैं इम्पोर्टेंट। और उसके बाद 1947 तक कुल कितने आ जाते हैं इधर, 4, जो कि आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ सिर्फ इंट्रोडक्शन है संविधान का, और बाकी सारे टॉपिक को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हो गया रेगुलेटिंग एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए। उसके बाद आता है देखिए चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट, पहला चार्टर एक्ट आता है 1813 में। उसके बाद देखिए कि हर 20 साल में एक एक चार्टर एक्ट आता है। 1813 में एक पहला चार्टर एक्ट आता है, उसके बाद 1833 में, उसके बाद 1853 में, कुल 3 चार्टर एक्ट आते हैं। ठीक, इनके बारे में भी हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ही इंग्लैंड में एक भारत सचिव का जब चुनाव होता है, भारत सचिव का जो पद है वो बनता है, तो उसके बाद से चार्टर एक्ट ना आकर के आता है, भारत शासन अधिनियम आता है। ठीक है, 1858 में। ध्यान रखिए 1857 की क्रांति होती है हमारी। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हमारा पहला भारत शासन अधिनियम आता है। और जब हम 1773 से जब आगे बढ़ते जाते हैं तो हम ये देखते जाएंगे इसमें कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पे क्या होता है, क्राउन बस अपना एक रेगुलेशन लगा के रखती है कि आपको भारत का प्रशासन किस प्रकार करना है। और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे एक्ट्स में आगे एक्ट्स को पढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे कंपनी से जो प्रशासन है और व्यापार का अधिकार है वो क्राउन द्वारा धीरे धीरे वापस ले लिया जाता है और सीधा ब्रिटिश जो संसद के पास है वो नियंत्रण धीरे धीरे चला जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जब पूरा का पूरा व्यापार और प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस ले लिया जाता है, पुनः मतलब संसद के पास चले जाता है और क्राउन के द्वारा, क्राउन का मतलब होता है जो ब्रिटेन के जो सम्राट या साम्राज्ञी होती है उनके पास पूरा शासन चला जाता है। ठीक है।
ठीक, अब भारत शासन अधिनियम हो गया 1858 में। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम आता है। ये परिषद, देखिए यहाँ पर पहले मैंने बोला भारत शासन, यहाँ पर एक भारत सचिव की स्थापना होती है, तब भारत शासन अधिनियम आता है। उसके बाद एक भारत परिषद का भी गठन किया जाता है। ठीक है, इस भारत परिषद में कौन कौन रहेंगे वो भी हम सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। तो फिर क्या आता है, भारत परिषद अधिनियम 1861 में। ठीक, पहले 3 चार्टर एक्ट आते हैं। 3 चार्टर एक्ट आने के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम, और उसके बाद भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद क्या आता है, भारतीय परिषद अधिनियम आता है 1909 का, जिसे मार्ले मिंटू सुधार भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे मार्ले मिंटू सुधार लिखा हुआ है, इसका मतलब मार्ले और मिंटू 2 लोगों का इसमें नाम है। एक तो रहेंगे वायसराय ऑफ इंडिया, मतलब भारत के वायसराय रहते हैं, और दूसरे जो रहते हैं वो भारत सचिव रहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक, उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। हमारे संविधान में जो 50% के लगभग जो चीज़ें हैं वो सन 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई है। ठीक है, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ते ही जाएंगे। और उसके बाद आएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा क्या होता है, भारत देश जो होता है वो आज़ाद होता है। और इसके बाद क्या होता है, एक संविधान सभा का गठन किया जाता है, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। ठीक है, मैंने कहा पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। तो इसे एक बार और देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट आता है पहले। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है उस पे जो ब्रिटिश संसद रहती है, जो अपना रेगुलेशन लगाने के लिए एक एक्ट लाती है। इनमें जो कमी रहती है उसे सुधारने के लिए पीट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। उसके बाद चार्टर एक्ट लाया जाता है, 3 चार्टर एक्ट आते हैं। फिर जैसे ही भारत सचिव की स्थापना होती है, भारत शासन अधिनियम आता है 1858 में। और देखिए ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति के बाद बहुत सी जो शासन करने की जो तरीके होते हैं अंग्रेज़ों के, उनको उन्हें चेंज करना पड़ता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जब भारत में एक भारतीय परिषद की स्थापना होती है। उसके बाद फिर यह सिलसिला चलते रहता है। 1909 का मार्लेमेंटो सुधार, जो कि वायसराय और भारत सचिव है। और उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो संवैधानिक विकास में हमें इतनी चीज़ें पढ़नी होगी, काफ़ी डिटेल में पढ़नी होगी, जो प्री और मेंस और सीजी पीएससी के साथ व्यापम में भी बहुत कामगर रहता है। ठीक है, अगला है कि संविधान के जो भाग हैं, हर अलग अलग भाग अलग अलग देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो उन्हें हम देखेंगे। पहला है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का जो संविधान है, देखिए हमारे देश में किसका शासन था, ब्रिटेन का ही शासन था। ठीक है, तो ब्रिटेन के शासन से हमने क्या लिया है, विधि का शासन। विधि का शासन मतलब क्या है, सबसे सर्वोपरि जो रहेगा वो विधि रहेगा, मतलब संविधान रहेगा। ठीक, अब संविधान है तो संसदीय व्यवस्था, संविधान में संसद की व्यवस्था दी गई है। ठीक है, जिस संसद में हम बैठ के संविधान में संशोधन करते हैं, ठीक, मतलब विधि बनाते हैं और उन विधि में संशोधन भी किया जाता है, वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। और संसदीय विशेषाधिकार, जितने भी संसद के सदस्य रहते हैं उन्हें सब विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो संसदीय विशेषाधिकार है उसके लिए करंट में बहुत सी चीज़ें भी चल रही है, अगर आप लोग अपडेट होंगे तो आपको पता भी होगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि संविधान और इतिहास के कुछ जो क्वेश्चंस रहते हैं, इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, वो कहीं ना ही करंट से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, विधि का शासन, संसदीय व्यवस्था और संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, विधि कहाँ बनती है, संसद में बनती है, और संसद के लोगों को क्या होता है, संसदीय विशेषाधिकार। उसके बाद चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ठीक, यूएसए, जब भी यूएसए का नाम आएगा तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो लोगों के मूल अधिकार रहते हैं, ठीक है, मूल अधिकार को बेस बनाकर आपको याद रखना है हमें जो मूल अधिकार प्राप्त होते हैं और उन मूल अधिकारों का संरक्षण हमें किस प्रकार होता है,
वो हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होता है। मूल अधिकार, जितने भी हमें मूल अधिकार हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक, जो न्यायालय होता है उनकी स्वतंत्रता हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। देखिए, जब मूल अधिकार की बात आती है तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक होती है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो वो आपके मूल अधिकारों का संरक्षण किस प्रकार कर पाएगी? ठीक, न्यायिक पुनराविलोकन, ठीक है, ये जो सिद्धांत है ये भी अमेरिका से लिया गया है। अगर किसी कोर्ट ने कोई गलत फैसला ले लिया या चीज़ गलत नहीं भी है तो किन्हीं किन्हीं चीज़ों पे ये होता है कि जो कोर्ट होती है, जो न्यायालय होती है, वो खुद से संज्ञान लेती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में भी मूल अधिकार का कहीं ना कहीं एक विशेष महत्व रहता है, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो भी कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये याद रखिएगा, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड का संविधान, यहाँ से देखेंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं वो हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं? संघ और राज्य की जो सरकारें होती हैं, ठीक है, संघ और राज्य की जो सरकारें होती हैं उन्हें किस प्रकार के कर्तव्य का पालन करना होता है, ये हमें प्राप्त होता है कहाँ से? नीति निर्देशक सिद्धांत से, जो कि कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। उसके बाद फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, ठीक है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो किस राज्य से कितने होंगे, किस प्रकार होंगे, ठीक है, उनका भी जो नामांकन की प्रक्रिया होती है किस प्रकार होगा, ये भी हम कहाँ से लेते हैं? आयरलैंड से। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो अमेरिका से लिया गया है और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, ठीक है, वो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। उसके बाद चलते हैं हम कनाडा से। कनाडा का संविधान, ठीक है, इसमें क्या गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अब बात आती है यहाँ पे सशक्त केंद्र क्या होता है। देखिए, यहाँ भारत में क्या होता है? केंद्र के पास भी शक्तियाँ होती है और राज्य के पास भी शक्तियाँ होती है। राज्य मतलब संघीय व्यवस्था, सब अलग अलग राज्य होते हैं, जितने भी राज्य हैं सबकी अपनी अपनी सरकार होती है और उनके पास भी विधि बनाने का उनके पास अधिकार होता है। लेकिन जब विवाद की स्थिति पैदा होती है तो उस समय सारी शक्तियां किस में निहित होती है? केंद्र में निहित होती है। इसलिए इसे कहा गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। हम जानते हैं कि 3 प्रकार की शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र की शक्ति, ठीक है, केंद्र की शक्ति, राज्य की शक्ति जिनके पास उनके विधि बनाने का जो अधिकार प्राप्त होता है, और एक होती है समवर्ती, ठीक है। ये केंद्र की जो शक्तियाँ होती हैं उनमें सिर्फ केंद्र सरकार जो है वो विधि बना सकती है। राज्य की जो शक्तियाँ उनमें सिर्फ राज्य सरकारें बना सकती है। और समवर्ती सूची ऐसी होती है जिनमें केंद्र और राज्य दोनों जो विधि बना सकती हैं। जैसे शिक्षा हो गया, ठीक है, शिक्षा के लिए केंद्र सरकार भी विधि बना सकती है और राज्य सरकारें भी विधि बना सकती हैं। अब जो विषय छूट जाते हैं उन्हें अवशिष्ट कहा गया है और उन अवशिष्ट शक्तियों का क्या होता है? केंद्र में निहित होना। ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। देखिए, हर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति मतलब क्या हो गया? केंद्र सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करना, ठीक। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। अभी मैंने पढ़ाया आपको समवर्ती सूची, जो विषय, जिन विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों विधि बना सकते हैं उन्हें कहा जाता है समवर्ती सूची, ठीक। व्यापार, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जब ऐसा समय आ जाता है कि जब दोनों सदन जो होते हैं जिनमें मतभेद होते हैं तो उस समय राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और वहाँ पर मतदान किया जाता है। उसके बाद जो जिसका मत अधिक भारी होता है उसमें क्या होता है?
वो विधि बन जाती है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखते हैं जर्मनी का संविधान। जर्मनी का जो संविधान है उसे वाइमर संविधान भी कहते हैं, वहाँ से लिया गया है। देखिए आपातकाल, ठीक है, आपातकाल बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अपने एक याद करने का ट्रिक मैं बता सकता हूँ। देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था? एक चीज़ आप ध्यान में मतलब मान सकते हैं कि जर्मनी से हुआ था। तो जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 मतलब क्या हुआ? आपातकाल की स्थिति। तो आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो आप पढ़ेंगे आर्टिकल 21, ठीक, अनुच्छेद 21 जो पढ़ेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो पढ़ना है जापान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकारों में से एक में आता है ये, इसे भी पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं वो इनकी जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की भी जो प्रक्रिया होती है अलग अलग प्रकार की होती है। एक तो आपको आधे राज्यों की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, किसी में विशेष बहुमत की भी आवश्यकता होती है। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, ठीक है। तो आपको इनको याद रखना है, तो एक तरीका ध्यान में रखिए। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में देखिए संसदीय है, संसद बनाती है विधि, और संसदीय जो सदस्य होते हैं उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार मतलब क्या होगा? न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, ठीक। आयरलैंड, आयरलैंड से क्या हो गया? नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य और केंद्र की जो सरकारें होती है उन्हें किस प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। कनाडा से लेंगे सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र मैंने बताया संघीय, हमारा जो देश है वो एक राज्यों का संघ है, लेकिन जब भी विवाद की स्थिति होती है तो क्या होता है? सशक्त केंद्र होता है। हमने देखा है आपातकाल की स्थिति होती है तो शक्तियाँ किसके में निहित हो जाती है? केंद्र में हो जाती है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ। फिर ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची, बहुत इंपॉर्टेंट है संवर्ती सूची। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अभी हाल फिलहाल में संयुक्त बैठक से संबंधित प्रश्न CGPSC प्री में पूछा गया था, ठीक। जर्मनी आपातकाल, ठीक है। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आर्टिकल 21 से थोड़ा ध्यान रखिएगा। और दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक। आगे चलते हैं। ये जो है ये संविधान के कुल 22 भाग हैं जिन्हें पढ़ना है हमें, लेकिन पूरी तरीके से एकदम डिटेल में अगर सब चीज़ आप पढ़ना चाहेंगे तो थोड़ा मुश्किल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यानपूर्वक डिटेल में पढ़नी होगी, ठीक है। इसके साथ साथ हम जितने भी 22 भाग में जो जो विषय हैं उनके बारे में भी हम रीडिंग कर लेते हैं। संघ और उसके क्षेत्र, मतलब भारत क्या है? एक संघ है, राज्यों का संघ है। और उसके क्षेत्र, जितने भी राज्य हैं, जैसे सिक्किम बाद में हमारे देश में मिला, भारत देश में शामिल हुआ, ठीक है। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, ये सारी चीज़ें क्या है हमें इनमें से प्राप्त होगी। मतलब इनमें हमें देखना पड़ेगा कि संविधान में उसमें कैसा उपबंध किया गया है, ठीक। नागरिकता, दूसरा है नागरिकता। अभी पिछले कुछ सालों से जो चल रहा है कि कितने देशों के लोगों को हमें नागरिकता देनी चाहिए, उनके लिए किस प्रकार के नियम होने चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो उनमें भी किसी प्रकार का संशोधन किया गया है, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे। जो CAA और ये दुनिया भर की चीज़ें अभी सामने आ रही थी, करंट में चल रही थी, वो सारी चीज़ें इनसे संबंधित है, नागरिकता से, वो पढ़ेंगे। तीसरा जो भाग 3 है, मूलभूत अधिकार, मूल अधिकार, हमने कहाँ पढ़ा था? अभी USA से लिया गया है, ठीक है। तो मूल अधिकार ये संविधान का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। आगे आता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व मतलब राज्य को किस प्रकार की नीति बनानी है उसका निर्देश इसमें दिया गया है। तो हम इसको पढ़ेंगे कि राज्य अर्थात क्या हो गया? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जितनी भी सरकारें हैं उन्हें उनके कर्तव्य क्या होना चाहिए भारत की जनता के लिए, ठीक है। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य अर्थात देखिए मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में ये फर्क होता है कि जो मूल अधिकार है, ठीक, वो राज्यों की जिम्मेदारी होती है कि राज्यों की ये जिम्मेदारी होती है कि
हर जो भारत के नागरिक हैं उनके मूल अधिकार का संरक्षण हो। उनका मूल कर्तव्य क्या होता है, ये हर नागरिक का कर्तव्य होता है। ठीक है, हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि जो हमारे जो मूल कर्तव्य है, जैसे तिरंगे झंडे का सम्मान करना और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सबको हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य में। अब आते हैं भाग 5 में। भाग 5 में हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे संघ के बारे में। संघ मतलब केंद्र के बारे में। केंद्र में क्या क्या होता है, कार्यपालिका, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है हमारी, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, उनके बारे में पढ़ेंगे हम कार्यपालिका में। और उसके बाद पढ़ेंगे संसद। देखिए, कार्यपालिका भी जो होती है वो संसद का ही अंग होती है, लेकिन संसद जो देखेंगे तो उसमें क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर बनते हैं संसद। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। अध्याय 3 जो इसमें राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार होता है, महाभियोग होता है, और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति की कितने विवेकाधिकार होते हैं, कितने विशेषाधिकार होते हैं, विधायी अधिकार होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आती है संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका अर्थात क्या होगा, हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिर्फ उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय के अधिकार, क्षेत्र अधिकार क्या क्या है, वो किन किन परिस्थितियों में रीट जारी कर सकती है, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसी में है अध्याय 5, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार। ठीक है, इसे कहते हैं हम CAG। ठीक है, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे भाग 5 में, भाग 5 के अध्याय 5 में। उसके बाद छठवां चलते हैं, भाग 6 जो है राज्य। राज्य में देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको राज्य की परिभाषा पता चलेगी कि राज्य का अर्थात संविधान के अनुसार क्या क्या होता है। फिर जो कार्यपालिका होती है, हमने देखा होगा कि हर राज्यों की विधानसभा होती है, वहाँ पर भी आपके एक मंत्रिमंडल होते हैं, कितने प्रतिशत उनमें मंत्री होना चाहिए कुल मंत्रियों की संख्या के, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, राज्य विधानमंडल, देखिए यहाँ पर विधानमंडल लिखा है, हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में सिर्फ विधानसभा। विधानमंडल का अर्थात क्या हो गया, विधान परिषद और विधानसभा दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है विधान मंडल। लेकिन जहाँ विधान परिषद नहीं होती वहाँ सिर्फ क्या होती है, विधानसभा और राज्यपाल। ठीक है, फिर पढ़ते हैं राज्यपाल के विधायी अधिकार। देखिए यहाँ पर जहाँ हमने पढ़ा है राष्ट्रपति के विधायी अधिकार केंद्र में, उसी तरह हम यहाँ पढ़ेंगे राज्य में राज्य के राज्यपाल। ठीक, राज्यों के उच्च न्यायालय, हमने यहाँ पढ़ा संघ न्यायपालिका अर्थात मतलब उच्च न्यायालय, मैं यहाँ पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय होगा, माफ़ कीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो हमारे CJI होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कितने सदस्य होते हैं, वो सब पढ़ेंगे इसमें। और राज्यों के उच्च न्यायालय मतलब जो हाई कोर्ट्स जो होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे। अधीनस्थ न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये हर जिले में हर राज्य में होते हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और जितने भी न्यायालय होते हैं वो क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ ही होते हैं। ठीक है, अधीन होते हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। उसके बाद पढ़ेंगे प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य। ठीक, उसके भाग है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र अर्थात क्या हो गया, यूनियन टेरिटरीज, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे चंडीगढ़ हो गई, दादर नागर हवेली हो गई। अभी हाल में ही 2 यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर एक किया गया है, दादर नागर हवेली और एक और जो यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, उनको। उसके बाद फिर भाग 9 में पढ़ेंगे हम पंचायत, भाग 9 क में पढ़ेंगे नगर पालिका। इनमें तो ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो पंचायती राज व्यवस्था है उनमें हम पूरा डिटेल में ये टॉपिक कवर करेंगे। उसमें हम पंचायत के बारे में, जो छत्तीसगढ़ का जो नियम है पंचायतों और नगर पालिका के लिए, वो क्या है वो पढ़ा जाएगा। उसके बाद भाग 10 में पढ़ेंगे हम अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। ठीक है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र मतलब क्या होगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया। ठीक, इनके बारे में पढ़ेंगे, उनका शासन प्रशासन किस प्रकार होना चाहिए। ठीक, उसके बाद है अध्याय 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक, देखिए भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था, संघ और उसके क्षेत्र, भाग 1 में पढ़ा था। अब भाग 11 में क्या पढ़ रहे हैं हम, भाग 1 में पढ़ा था हमने संघ और उसके क्षेत्र, भाग 11 में क्या हो गया, इन दोनों के बीच में संबंध।
ठीक है। संघ और राज्य मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध होंगे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, एक और एक 11 में। इसमें कैसे होंगे? विधायी संबंध होंगे और प्रशासनिक संबंध होंगे, उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक, आगे चलते हैं। भाग 12, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ठीक है। वित्त का अर्थ समझते हैं, अर्थ, पैसा। ठीक है। उधार, केंद्र और राज्य सरकारें दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से, दूसरी संस्थाओं से जो भी उधार लेते हैं उन्हें इन सब सारी चीज़ें इनमें पढ़ेंगे। संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद, ये सारी चीज़ें भी क्या है? संघ और राज्य दोनों से संबंधित है, इसे भी हम पढ़ेंगे। संपत्ति का अधिकार, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे भी पढ़ेंगे। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में आता था, फिर इसे संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? हटा दिया गया मूल अधिकार से। उसका भी कारण ये है कि आजकल देखा होगा आपने, कहीं रोड बननी होती है, कहीं पुल बनना होता है, तो हमें कुछ लोगों की जो संपत्ति है तो उन्हें वहाँ से हटाकर उन्हें मुआवजा दिया जाता है। लेकिन अगर वो मूल अधिकार होता तो हम क्या करते? उनसे वो संपत्ति ले नहीं सकते। लेकिन हमें भारत के डेवलपमेंट, भारत के विकास के लिए हमें उन संपत्तियों की ज़रूरत है, क्योंकि पुल बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, रोड्स बनेंगे, तो भारत के लोगों का ही फ़ायदा है कहीं ना कहीं, इसलिए। उसके बाद भाग 13 में देखते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग क्या है? भाग 13 मेरा व्यापार, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। मतलब क्या होगा? भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर की बात है, मतलब राज्यों के आपस के व्यापार के बारे में बात है। ठीक है, 13। भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जितनी भी सेवाएं होती हैं, जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी और पीएससी। यूपीएससी क्या होता है? संघ लोक सेवा आयोग, जो संघ के द्वारा, केंद्र के द्वारा जो एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं और उनमें जो सेवाएं आती हैं वो। और पीएससी जो हम पढ़ते हैं सीजीपीएससी। पीएससी मतलब लोक सेवा आयोग, क्या होता है? ये राज्य के द्वारा ली जाने वाली और राज्य के अंतर्गत आने वाली सेवा होती है। और यूपीएससी क्या होती है? केंद्र के अंतर्गत आने वाली सेवा होती है। अधिकरण में हम देखेंगे जितने भी अधिकरण हैं, निकाय हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा होगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और चुनाव आयोग तो इसमें नहीं आएगा। और निर्वाचन आयोग, जितने भी निकाय हैं, जितने भी निकायों का गठन होता है, ठीक है, वो सब इनके अंतर्गत आएंगे। फिर आगे देखेंगे हम भाग 15 में निर्वाचन। ठीक, भाग 15 में क्या पढ़ेंगे? निर्वाचन। भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ विशेष वर्ग होते हैं, उनके लिए उपबंध होंगे कि वहाँ का शासन प्रशासन किस प्रकार होना चाहिए। ठीक, फिर उसके भाग 17 में पढ़ेंगे राजभाषा। ठीक, संघ की राजभाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषाएं, कि मतलब कौन कौन सी भाषाओं का वहाँ इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किस प्रकार की भाषा होनी चाहिए, इनके निर्देश दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद भाग आता है भाग 18, आपात उपबंध। आपात उपबंध हमने पढ़ा, अभी कहाँ से लिया गया है? जर्मनी। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, जर्मनी। प्रकीर्ण संविधान के संशोधन। देखिए भाग 20 जो है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया गया है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और आपातकाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 प्रकार के आपात लगते हैं हमारे देश में। तो जब हमारे देश में पहली बार आपात लगा था 1975 के बाद, उसमें इन नियमों में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं संशोधन के द्वारा, तो ये भी काफ़ी डिटेल में पढ़ना होगा। संविधान संशोधन के द्वारा इसमें चेंजेस किए गए हैं। उसके बाद भाग पढ़ते हैं भाग 21, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। जैसे हमने अभी अभी देखा, जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। ठीक, धारा 370 हटा गई, वो इसी भाग के अंतर्गत अस्थायी। देखिए हमको भी पता था कि जो आर्टिकल 370 वहाँ लगी हुई है वो अस्थायी है, संक्रमणकालीन, मतलब कुछ किसी प्रकार का वहाँ पर जो स्थिति होती है उसके अनुसार हमें वहाँ कुछ समय के लिए कुछ उपबंध करने पड़ते हैं, कुछ संक्रमणकालीन विशेष उपबंध करने पड़ते हैं, वो उनका उल्लेख वहाँ पर था। ठीक है। भाग 22 में पढ़ेंगे हम संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है।
तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको वो चीज़ बता दी है। अब और जो जो संविधान में आपको पढ़ना होगा, देखिए यहाँ पर भारत जो हमारे संविधान में जो 12 अनुसूचियाँ हैं उनका उल्लेख नहीं है, उन्हें मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है हमें? मेन संवैधानिक विकास, 1700 का जो टाइम था उसमें 3 एक्ट आए, उसके बाद चार्टर एक्ट, 3 चार्टर एक्ट आए और 2 कुल 5 सन 1800 वाले टाइम एरा में 5 अधिनियम आए और 1900 वाले में कुल 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या होता है? संविधान सभा का गठन होता है। फिर नेक्स्ट जाएंगे किस किस देश से कौन कौन से उपबंध लिए गए हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद जितने भी भाग हैं और भाग के उस अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।